हेलो एवरीवन, दिस इज सी ए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना दूसरा लेक्चर। आई थिंक अब इनकम टैक्स किसके लिए बेटा, सितंबर 24 तो निकल जाएगा और जनवरी 25 ठीक है, जिनके लिए आ गया है वो आ गया है। तो अपन लोगों ने स्टार्ट किया था सबसे पहले बेसिक्स के साथ कि बेसिक्स के केस में मतलब इनकम टैक्स का बेसिक्स क्या होता है। तो ये जो है बेटा आपका वो लेक्चर नंबर 1 रहा है, इसमें अपन लोगों ने सारे बेसिक बातें की थी। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ था, सॉरी लेक्चर नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। लेक्चर नंबर 2 जो है वो आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो बेसिक्स में आपको कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस जो है वो क्या बोलते हैं करने होते हैं। तो सबसे पहला बेटा आपको सिंपल, अगर आपका ओल्ड टैक्स रिजीम में ऑप्शनल टैक्स रिजीम से आएगा तो आपका सिंपल क्वेश्चन, जहाँ पर आपको सीधा सीधा क्या बोलते हैं टोटल इनकम दी जाएगी और उसमें आपको स्लैब रेट से टैक्स निकालना है। तो अब ये स्लैब रेट से यहाँ पर आप लोग ऐसे टैक्स निकालते हो। ठीक है, तो इसके आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए हैं बेटा, इसके आप लोगों ने 3 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जो सिंपल रेट से स्लैब रेट से टैक्स निकालते हैं उसके आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, उसके बाद कैपिटल गेन में आप लोगों ने स्पेशल इनकम पढ़ी है और स्पेशल इनकम के बाद ऑप्शनल टैक्स रिजीम में बेटा अगर आपकी स्पेशल इनकम भी आ जाती है, मतलब ऑप्शनल टैक्स रिजीम में स्पेशल इनकम दोनों साथ में है और अदर इनकम भी है, तो आप टैक्स कैसे निकालोगे। तो यहाँ पर सरचार्ज का और टैक्स में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो ये जो चीज़ है वो आप लोगों ने यहाँ पर सीखी है कि अल्टीमेटली दोनों को अलग अलग कैसे करके कैसे निकालते हैं। तो ये जो है बेटा वो आपका सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर मैं अपने को क्वेश्चन बैंक से कंपेयर करूँ उसको, तो एक बार अपन क्वेश्चन बैंक में जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में हाँ ये मिट सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको किसके हिसाब से निकालना था, 115 BAC। तो ये अपन लोगों ने नहीं किया, अपन लोगों के हिसाब से पहली कैटेगरी जो हुई है जो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल टैक्स रिजीम में कैसे टैक्स निकालते हैं ये किया अपन लोगों ने। फिर अगर आपकी ऑप्शनल टैक्स रिजीम मतलब कि ऑप्शनल प्लस आपकी क्या है बेटा, अगर स्पेशल इनकम है तो यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर ये जो है वो ऑप्शनल विद स्पेशल इनकम है। ठीक है, और ये जो है वो न्यू टैक्स रिजीम प्लस स्पेशल इनकम है, तो दोनों के क्वेश्चन मर्ज है। तो इसमें अपन लोगों ने ऑप्शनल के साथ किया है स्पेशल इनकम का, न्यू टैक्स रिजीम का स्पेशल इनकम के साथ नहीं किया है। ठीक है, तो ये अपना सेकेंड कैटेगरी जिसमें अपन लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड को कवर कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आएगा बेटा वो क्या आएगा, तो वो आएगा आपका एक कॉन्सेप्ट अपन लेंगे किसका बेटा, रिबेट का। थर्ड क्वेश्चन अपन जो लेंगे वो किसका लेंगे, रिबेट की। रिबेट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ कॉन्सेप्ट जो है वो अपन लेंगे किसका, मार्जिनल रिलीफ का। फिर फिफ्थ कॉन्सेप्ट अपन लेंगे कि अगर आपकी न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपको टैक्स निकालना है तो आप कैसे टैक्स निकाल सकते हो। फिर न्यू टैक्स रिजीम में अगर स्पेशल इनकम आई तो फिर कौन कौन से हिसाब से होगा, तो B, D और E। तो ये आपका फिर आपका हो जाएगा फिफ्थ के बाद, ये होगा आपका सिक्स्थ पॉइंट होगा कि न्यू के साथ स्पेशल इनकम कैसे होती है। और उसके बाद लास्ट वाला जो है वो किसके बारे में बेटा, कंपनी के बारे में। तो ये आपका होगा 7th पॉइंट। और इसके अलावा भी अगर कुछ क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा बीच बीच में कॉन्सेप्ट है जो आपको बताए जाएंगे। ठीक है, प्लस इसके बाद नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट है वो आएगा आपका क्या बेटा, एग्रीकल्चर इनकम। तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स कैसा होता है वो भी आपको निकालना सिखाया जाएगा। तो आपको कंप्लीट टोटल सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। अगर मैं इसका एनालिसिस बताऊँ आपको, तो एनालिसिस आप इसको ऐसे देख सकते हो बेटा, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। अगर मैं आपके साथ एनालिसिस शेयर करूं तो इसमें अपन लेते हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर 1 आपका आता है बेसिक्स। ठीक है, चैप्टर 1 है बेसिक्स। तो बेसिक में सबसे पहले आपका टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कि कौन कौन से आते हैं। तो इसमें 2 टाइप की टैक्स रिजीम होती है। अगर मैं पहले उससे पहले किसकी बात करूं, इंडिविजुअल की बात करूं
तो इंडिविजुअल में आपकी 2 टैक्स रिजीम होती है। सबसे पहले आपकी होती है ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, जो कि आपकी न्यू टैक्स रिजीम है। तो आप किससे स्टार्ट करोगे सीखना? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शनल से सीखना स्टार्ट करोगे। तो इंडिविजुअल के लिए 2 ऑप्शन है, एक है ऑप्शनल, दूसरा है डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब ऑप्शनल टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा क्या, स्लैब रेट से टैक्स निकालना, कि स्लैब रेट प्लस नॉर्मल आपका सरचार्ज। तो स्लैब रेट प्लस सरचार्ज प्लस आप क्या निकालोगे, सेस। तो ये आपका मेन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शनल तो है ही, ऑप्शनल टैक्स रिजीम के आपसे निकाल रहे हो वो तो है ही, प्लस आप क्या ले रहे हो बेटा, स्पेशल इनकम, कि स्पेशल इनकम में अगर स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आप एक सीखोगे कि स्पेशल इनकम में अगर स्पेशल रेट से अगर टैक्स लग रहा है तो सरचार्ज कैसे अलग होगा, नहीं होगा। तो ये आपकी 4 टाइप की जो स्पेशल इनकम होती है उसके केस में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप एक सीखोगे, तो वो आप सीखोगे बेटा क्या, रीबेट का कॉन्सेप्ट, कि रीबेट जो है वो कब एप्लीकेबल होती है। 4th आप सीखोगे क्या बेटा, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आपको ये 4 तरह के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में एक चीज़ और कि यूजुअली सब मेरे को बोलते हैं कि मैम पढ़ाते टाइम थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो इस बार मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी स्पीड स्लो रखूँ। तो अगर किसी को लगता है कि स्पीड स्लो हो रही है बेटा, तो आप लोग स्पीड बढ़ा के देख सकते हो यूट्यूब में, आपके पास तो पूरा ऑप्शन है। और इस वीडियो में भी अगर आपको लग रहा है कि स्पीड फास्ट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो वीडियो के नीचे, ठीक है। हाँ, अब डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम, तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में आप डिफ़ॉल्ट के हिसाब से आपका जो स्लैब रेट है वो सीखोगे, प्लस क्या सीखोगे, उनका सरचार्ज सीखोगे, प्लस क्या लिखोगे, सीखोगे आप उनका सेस निकालना सीखोगे। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या सीखोगे, तो आपका डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में अगर आपकी स्पेशल इनकम आ जाती है, तो डिफ़ॉल्ट के साथ अगर स्पेशल इनकम होगी तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपको सीखना ज़रूरी है। उसके बाद 3rd, अगर डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम का रीबेट होगा तो वो कैसे होगा, प्लस डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम के साथ एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ ऑन रीबेट, तो एक तो सिर्फ आप रीबेट निकालना सीखोगे, अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है तो आपको रीबेट मिलेगा, और आपकी टोटल इनकम अगर 7 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपको रीबेट मार्जिनल रिलीफ मिलेगा रीबेट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इफ़ इनकम इज इफ इनकम इज अप टू 7 lakhs तो आपको क्या मिलेगी बेटा, रिबेट, एंड मोर देन 7 लाख तो आपको मिलेगी मार्जिनल रिलीफ ऑन रीबेट, रीबेट के आपको ऊपर मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। तो यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट है अलग अलग, एक जो कॉन्सेप्ट है वो रीबेट का है, एक है मार्जिनल रिलीफ ऑन रीबेट, ठीक है। उसके बाद आप क्या सीखोगे यहाँ पर, मार्जिनल रिलीफ नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट, जो डिफरेंस आपका सरचार्ज के कारण आता है, मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल वाली मार्जिनल रिलीफ का डिफरेंस है वो सरचार्ज की वजह से आता है, चाहे आप उसको यहाँ पर देखो चाहे वो यहाँ पर देखो, तो ये दोनों सरचार्ज की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये वाली जो आपकी मार्जिनल रिलीफ है वो रीबेट की वजह से डिफरेंस क्रिएट होता है। तो एक इंडिविजुअल के पास ये टाइप के क्या बोलते हैं, टैक्स कैलकुलेशन में थोड़े थोड़े चेंजेस या थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट जो है वो बदलते हैं, ठीक है। तो ये आपके मेजर कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद एक टॉपिक आता है बेटा एग्रीकल्चर इनकम, तो ये सबके लिए एग्रीकल्चर इनकम का जो कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या एप्लीकेबल होता है बेटा, पार्शियल इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होता है, तो वो यहाँ पर तो वो सबके लिए होता है, ठीक है। तो 3rd टॉपिक जो आप सीखोगे वो क्या है, एग्रीकल्चर इनकम का। फिर
फोर्थ टॉपिक आप सीख सकते हो किसके लिए, कंपनी के लिए, कि कंपनी के केस में अगर टैक्स लायबिलिटी है, डोमेस्टिक कंपनी रेट कितना है 25 और 30। ये क्या हो रहा है, 30%। हैपनिंग कंपनी के केस में आपका डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी जिसका रेट कितना होता है 40%, तो ये आपको लगेगा, ठीक है। तो एक यहाँ पर आपका ये है और ये है कि मतलब डोमेस्टिक कंपनी के केस में ये रेट है, फॉरेन कंपनी के केस में ये रेट है, ठीक है। और कुछ बचा है कि आपका ऑप्शनल हो गया, डिफॉल्ट हो गया, कंपनी हो गया। हाँ, फिर नेक्स्ट आपका आएगा बेटा पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म टैक्स रेट कितना है आपका 30% फ्लैट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में क्या टैक्स रेट होता है, तो वैसे बात है इसमें 3 होता है, 10, 20 और 30%। तो ये आपका इसके केस में होता है, ठीक है। तो ये आपका इतना जो है वो टोटल में आपको सीखना है टैक्स निकालने के केस में। अगर इन सारे केसेस में आपको टैक्स निकालना आता है तो फिर आपको आता है। अगर आपको सीखना है तो आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि हम आप लोगों को हर एक चीज़ बेसिक से सिखाएंगे, ठीक है। अब अभी आपका क्या क्या हो चुका है बेटा, तो अभी आपका ये वाली जो चीज़ है वो हो चुकी है और ये वाली जो चीज़ है वो हो चुकी है, ठीक है। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे ये थर्ड। तो एक काम करते हैं अपन इसकी नंबरिंग थोड़ी डिफरेंट कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी। तो इसको 1, इसको 2, इसको अपन कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 4, इसको कर देते हैं 5, 6, इसको करते हैं 7, इसको कर देते हैं अपन 8, ठीक है। तो ये आपका क्या बोलते हैं, ये हो गया। उसके बाद इसको कर देते हैं अपन, इसको कर देते हैं अपन 9, इसको कर देते हैं अपन 10, इसको कर देते हैं 11 और इसको कर देते हैं अपन 12। तो ये आपको 12 तरीके से आप सीख सकते हो, ठीक है। अब 1 और 2 हो चुका है बेटा, तो आपका 1 और 2 जो है वो हो चुका है, अपन पहले भी सीख चुके हैं। तो 2 वाला जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है, अच्छा रीबेट भी हो चुका है। तो यहाँ पर आपका अगर आपको क्या बोलते हैं रीबेट अवेल करनी है किसमें, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, दूसरा है कि आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक होनी चाहिए, तभी आपको रिबेट मिलेगी, ठीक है। अब रिबेट कितनी मिलती है बेटा, तो रिबेट मिलती है आपका 100% ऑफ टैक्स पेएबल, 100% ऑफ टैक्स पेएबल और क्या बोलते हैं ₹5 लाख और ₹12,500 विचएवर इज लोअर, ये चीज़ अपन लोगों ने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है, ठीक है। अब तो अभी आपको अगर मान लो आपकी टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम जो है वो अगर आपकी 4,95,000 है और अगर 5 लाख भी है, ठीक है, तो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो बेटा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। कैसे 0 आ जाएगी, तो अगर आप एक चीज़ समझना कि आपका टैक्स ऑन 10 लाख जो है, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे आपका जो डिफरेंस आता है वो किसका आता है, 12,500 का, मतलब टैक्स ऑन 5 लाख आता है आपका 12,500। यहाँ पर आता है आपका 10,000 और यहाँ पर आता है आपका 0, ठीक है। तो मैक्सिमम टैक्स कितना होता है बेटा, 5 लाख के ऊपर 12,500, ठीक है। सरचार्ज लगता नहीं है और सेस से पहले आपको रिबेट मिल जाती है। तो
तो अगर अपन सीधा सीधा बात करें तो अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपका फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो है वो 0 होगा। बट इसको आपको कैलकुलेट कैसे करना है, इसको आप कैसे शो करोगे? तो फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी टोटल इनकम 4,95,000 है, तो आपको पहले प्रॉपर टैक्स निकालना पड़ेगा, जैसे कि अप टू टोटल इनकम अप टू 2.5 लाख तक आपका टैक्स कितना है? निल। उसके बाद टोटल इनकम मोर देन 2.5 लाख, बट अप टू यहाँ पर अपन कहाँ तक लेंगे? तो यहाँ पर अपन लेंगे 4.95 लाख। तो यहाँ पर जो आपका डिफरेंस आ जाएगा वो कितने का आ जाएगा? 2,45,000। तो 2,45,000 इंटू यहाँ पर आप कितना ले लोगे बेटा? 20%। तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 5%। तो आपका आंसर आ जाएगा 2,45,000 इंटू 5%, आपका आंसर आ जाएगा 12,250। ठीक है, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी आपकी 12,250। रीबेट आप माइनस करते हो सेस से पहले, तो यहाँ पर आप लिखोगे माइनस रीबेट अंडर सेक्शन 87A। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगे 100% ऑफ टैक्स पेबल और सेकेंड आपका आएगा 12,500। तो 100% ऑफ 12 टैक्स पेबल ही आपका कितना है? 12,250। विच एवर इज लोअर, तो विच एवर इज लोअर आपका आंसर आ जाएगा बेटा 12,250। तो इतनी रीबेट आप माइनस कर दोगे तो आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ जाएगी? आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक है तो टैक्स लायबिलिटी 0 आएगी, बट आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, जैसे कि आपने पहले टैक्स निकाला, उसके बाद रीबेट माइनस किया, उसके बाद फाइनल टैक्स लायबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट अपन चौथे टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम क्या है बेटा? मार्जिनल रिलीफ। ठीक है, तो पहले एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मार्जिनल रिलीफ का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब मार्जिनल रिलीफ जो होता है वो होता क्या है, कब लगता है, कैसे लगता है? तो पहले आप एकदम बेसिक चीज़ें समझ लो, फिर जब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो आपको लॉजिक भी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिक क्या बोलता है कि पहली बात तो सब एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अगर आपने एक एसएससी का निकालना सीख लिया तो आप बाकी एसएससी का भी सीख लोगे। ठीक है, मार्जिनल रिलीफ कब एप्लीकेबल होता है? तो जब आपकी टोटल इनकम सरचार्ज लिमिट से थोड़ी सी एक्सीड कर जाती है। जब आपकी टोटल इनकम सरचार्ज लिमिट से थोड़ी एक्सीड कर जाती है तो आपको क्या एप्लीकेबल होता है? तब आपको मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ वाले केस में अगर मैं अपनी सरचार्ज लिमिट देखूं तो मेरी सरचार्ज लिमिट क्या है बेटा? 50 लाख तक नील है। 50 लाख से 1 करोड़ में 10% है, 1 करोड़ से 2 करोड़ में 15% है, 2 करोड़ से 5 करोड़ में 25% है और 5 करोड़ से ऊपर 37% है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 लिमिट है, 10, 15, 25 और 37। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख से थोड़ी ज़्यादा है, 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 1 करोड़ 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 3 लाख हो गया, 2 करोड़ 2 लाख है, 2 लाख 3 लाख है, तो इस मतलब 2 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, अब 5 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, तभी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर मान लो बहुत फार है, जैसे कि 1 करोड़ अगर लिमिट है तो मेरी टोटल इनकम 1.5 करोड़ है, तो क्या मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा। 2 करोड़ से मतलब 2 करोड़ 20 लाख है, 30 लाख है, मतलब 2 करोड़ से बहुत एक्सीड कर रही है, तो क्या एप्लीकेबल होगा? नहीं। मतलब समझ जाओ 10-15 लाख तक के डिफरेंस के बीच में एप्लीकेबल होता है, उससे ज़्यादा में नहीं होता है। अब कितने तक एप्लीकेबल होता है, कितने तक एप्लीकेबल नहीं होता है, तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके समझ आएगा। ठीक है, तो अब आ जाओ अपन क्वेश्चन सॉल्विंग में कि क्वेश्चन जो है वो कैसे होते हैं मार्जिनल रिलीफ के। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर मेरी टोटल इनकम जो है वो कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख है। कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख। तो इसमें टैक्स कितना होगा? अब पेंसिल की पता नहीं कौन सी बीमारी होगा, टैक्स कितना होगा?
और सरचार्ज कितना होगा। ठीक है, अब टैक्स कितना होगा, तो यहाँ पे आप 1 करोड़ 1 लाख में से पहले 10 लाख माइनस कर लोगे, क्योंकि आपको टैक्स ऑन 10 लाख पता है। एक बार वापस से रिवाइज करा लेते हैं कि टैक्स ऑन 10 लाख रुपीज़ अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी में ए में फॉल करती हूँ तो कितना आता है, 1,12,500। ठीक है, अगर मैं बी में फॉल करती हूँ तो कितना आता है, 1,10,000। और अगर मैं सी में फॉल करती हूँ तो कितना आता है, 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर टैक्स ऑन 10 लाख अगर मैं ए कैटेगरी में फॉल करती हूँ, जनरल में 1,12,500, बी में 1,10,000 और सी में 1 लाख। अब आप आ जाते हैं अपन मार्जिनल रिलीफ के कॉन्सेप्ट में। तो 1 करोड़ 1 लाख में से 10 लाख का टैक्स मेरे को ऑलरेडी पता है। ठीक है, 10 लाख का टैक्स ऑलरेडी पता है मेरे को, तो जो बैलेंस में मैं क्या करूँगी, 30% कैलकुलेट करूँगी। तो यहाँ पे मैं कैसे करूँगी, अब 1 करोड़ 1 लाख माइनस 10 लाख, मैं 91 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, मेरा टैक्स आ जाएगा यहाँ पर 28,42,500। ठीक है, अब 1 करोड़ 1 लाख पे सरचार्ज कितना होता है, तो 1 करोड़ से 2 करोड़ में आपका सरचार्ज होता है 15% का। तो यहाँ पर मेरा सरचार्ज कितने रेट से आएगा, 15% से, तो इंटू 15% मेरा आंसर आ जाएगा 4,26,375। अब मैं इसको टोटल कर दूंगी तो कैलकुलेशन में प्लस इक्वल्स टू, तो आंसर आ जाएगा मेरा 32,68,875 रुपीज़। ठीक है, तो 1 करोड़ 1 लाख पे मैं टैक्स आ गया 32,68,875 रुपीज़। अब अपन क्या करेंगे, टैक्स ऑन 1 करोड़ निकालेंगे। तो अगर मेरी टोटल इनकम अगर 1 करोड़ रुपए है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगर मेरी टोटल इनकम 1 करोड़ रुपए तो टैक्स कितना होगा, तो 1 करोड़ तो ऑब्वियसली पहले अपन 90 लाख अलग करेंगे, बैलेंस अलग करेंगे। तो अगर मैं 90 लाख का इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, तो मेरा आंसर आ जाएगा 28,12,500। सरचार्ज जो है बेटा वो कौन से रेट से लगेगा, तो अब लगेगा 10% से, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ के अंदर लगता है आपका 10%, 1 करोड़ से ज़्यादा में 15% लगता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10%, मतलब कि 2,81,250, तो इंटू 10% प्लस इक्वल्स टू, तो मेरा टोटल आ जाएगा बेटा इसका 30,93,750। ठीक है, तो मेरा टोटल इतना आ गया। अब मैं आप लोग को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरी टोटल इनकम कितने रुपए से बढ़ी, मतलब कि अगर मेरी टोटल इनकम बढ़ी यहाँ पर कितने से, 1 लाख से। ठीक है, अगर मेरी टोटल इनकम 1 लाख से बढ़ती है तो मेरा टैक्स जो है बेटा वो कितने से बढ़ता है, तो मेरा टैक्स बढ़ा है आपका -32,68,875, मतलब मेरा टैक्स बढ़ा है आपका 1,75,125 रुपीज़ से। ठीक है, तो ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है कि अगर इनकम 1 लाख से बढ़ तो टैक्स तुम्हारा 1,75,125 से बढ़ रहा है, मतलब टैक्स इनकम से भी ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये डिफरेंस बेटा किसके कारण हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सरचार्ज की वजह से आ रहा है कि हमारा पहले सरचार्ज कितना था, 10% था, अब कितना हो गया 15%। जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि हम लोगों ने नेक्स्ट स्लैब में फॉल कर दिया, मतलब कि 50 लाख से 1 करोड़ तक कितना लगता है 10%, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर 2 करोड़ तक कितना लगता है 15%। तो जस्ट बिकॉज ऑफ सरचार्ज चेंज होता है तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो इनकम के ज़्यादा रेट से बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट बोलती है कि चलो ठीक है, आपकी जितनी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ी है हम आपसे उतना ही टैक्स लेंगे, उससे ज़्यादा टैक्स नहीं लेंगे। ठीक है, तो पहले आप 1 करोड़ रुपये टैक्स ले लो, तो 1 करोड़ रुपये आपका टैक्स आया है इतना, कितना बेटा 30,93,750। अब प्लस आपकी जो एक्स्ट्रा इनकम थी, एक्स्ट्रा इनकम कितनी हुई आपको 1 लाख रुपए,
तो गवर्नमेंट 1 लाख रुपए पूरा टैक्स मांग रही है। 1 लाख पे 10%, 20% या 30% नहीं, 1 लाख रुपए पूरा का पूरा गवर्नमेंट बोलती है कि आप टैक्स के तौर पे भर दो। ठीक है, तो जितनी आपकी एक्स्ट्रा इनकम हुई है वो पूरा का पूरा वो टैक्स के तौर पे मांग रहे हैं। ठीक है, अब टैक्स के तौर पे दे दिए, तो उसके बाद मेरा टोटल कितना होता है 31,93,750। अभी भी डिफरेंस आ रहा है कि चलो इतना ले लिया, उसके बाद भी डिफरेंस आ रहा है। तो अब इसके बाद भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो अब कितने का डिफरेंस आ रहा है, अब डिफरेंस आ रहा है आपका 75,000। अब आपका डिफरेंस आएगा बेटा 75,125 का। ठीक है, तो अब आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितने का आ रहा है 75,125 का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बोलते हैं कि इसकी हम आपको क्या दे देंगे, मार्जिनल रिलीफ, कि इतना हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको लिखूंगी मार्जिनल रिलीफ कितने की मिलेगी 75,125। ये कहाँ से आया, वो इन दोनों का डिफरेंस आया। माइनस कर दूंगी तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर जो होगा बेटा वो डिफरेंस ही होगा, मतलब ये वाली जो चीज़ होगी वही आंसर होगी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 31,93,750 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। तो इसका 4%, 31,93,750 इंटू 4%, आंसर आ जाएगा 1,27,750 प्लस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 33,21,500। ये आपका है टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो आपकी एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी आ गई 33,21,500। अब गवर्नमेंट यहाँ पर क्या कहना चाहती है, यही कहना चाहती है कि जिस रेट से आपका टैक्स बढ़ रहा है, अगर उस रेट से आपकी इनकम नहीं बढ़ रही है तो जितना आपके एक्स्ट्रा टैक्स बढ़ा है उसकी हम आपको मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। ये वाला जो पोर्शन है बेटा वो सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बनाया गया है, एक्चुअल में आपको सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व करना है एग्जाम में। तो आप ये कब सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली बात है जब आपकी इनकम सरचार्ज लिमिट से थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, इसका अपन एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले के तरीके से, ताकि आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है ये आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब अपन लेते हैं बेटा कितना 2 करोड़। ठीक है, तो अगर मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ 2 लाख है, कितनी है 2 करोड़ 2 लाख, तो ऑब्वियसली बात है 2 करोड़ से एक्सीड कर रही है। तो यहाँ पे अपन किससे कंपेयर करेंगे, यहाँ पे अपन इसको कंपेयर करेंगे 2 करोड़ की इनकम से। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगी, टैक्स निकालूंगी। टैक्स किसके ऊपर 2 करोड़ 2 लाख में, तो 10 लाख का मेरे को पता है, बैलेंस का 30%। तो 2 करोड़ 2 लाख माइनस 10 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500, आंसर आ जाएगा मेरा कितना 58,72,500 प्लस मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी सरचार्ज। अब 2 करोड़ 2 लाख में कितना है बेटा 25%, तो @25% मेरा आंसर आ जाएगा इंटू 25% 14,68,125 प्लस इक्वल्स टू मेरा आंसर आ जाएगा 73,40,625। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगी मार्जिनल रिलीफ। तो सरचार्ज जो है वो हमेशा मार्जिनल रिलीफ जो है वो सरचार्ज के बाद चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगी बेटा माइनस मार्जिनल रिलीफ। अब मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला क्या होता है, तो मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला ये होता है, यहाँ पर आप लोगे टैक्स ऑन टोटल इनकम, मतलब आपका जो 2 करोड़ 2 लाख पे जो टैक्स है जो आया है 73,46,25 ये लोगे, इसमें से आप माइनस करोगे। ठीक है, इसमें से आप माइनस करोगे। अब इसमें से क्या माइनस करोगे, तो इसमें से आप ये माइनस करोगे, इसमें से आप ये वाला ब्रैकेट माइनस करोगे। टैक्स ऑन टोटल इनकम नियर सरचार्ज लिमिट, तो सरचार्ज के बाद पास फॉल करती है। तो इस क्वेश्चन में कौन सी फॉल कर रही है बेटा 2 करोड़। ठीक है, तो उसके ऊपर टैक्स, तो यहाँ पर टैक्स का मतलब सिर्फ टैक्स नहीं होता है, टैक्स प्लस सरचार्ज ना, मतलब स्लैब रेट वाला टैक्स प्लस सरचार्ज
ऑन टोटल इनकम नियर सरचार्ज लिमिट, तो आपका ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी आपका टैक्स का मतलब टैक्स प्लस सरचार्ज है, तो इसको अपन ले लेते हैं यहाँ पर टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन टोटल इनकम माइनस दिस टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन टोटल इनकम। तो यहाँ पे भी टैक्स प्लस सरचार्ज है, यहाँ पर भी टैक्स प्लस सरचार्ज है। अगर सरचार्ज एप्लीकेबल है तो 50 लाख वाले केस में सरचार्ज एप्लीकेबल ही नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इनकम नियर सरचार्ज लिमिट, तो ये अपन ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपन ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे बेटा, एक्स्ट्रा इनकम। तो इस क्वेश्चन में हमारी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है, 2 लाख, क्योंकि अपन 2 करोड़ से कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अपन एक्स्ट्रा इनकम टैक्स के साथ ऐड कर देंगे, जो भी ब्रैकेट होगा उससे अपन माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे मैं क्या निकालूंगी बेटा, तो यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ टैक्स ऑन 2 करोड़ 2 लाख। तो यहाँ पे मेरा टैक्स आ चुका है 73,46,25, तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ 73,40,625 ब्रैकेट। अब यहाँ पर मैं एक और ब्रैकेट लूँगी, तो यहाँ पर मैं निकालूंगी टैक्स ऑन 2 करोड़ प्लस एक्स्ट्रा इनकम कितनी है बेटा, 2 लाख। तो यहाँ पर ये आ जाएगा। अब 73,40,625 माइनस टैक्स ऑन 2 करोड़, तो कितना आ जाएगा, 10 लाख अलग, बैलेंस पे 30%, तो 1,90,00,000 इंटू 0.3 प्लस 1,12,500। सरचार्ज कितना लगेगा, 15%, तो इंटू 1.15। मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 66,84,375 प्लस 2 लाख। तो माइनस करके मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा प्लस 2 लाख माइनस 73,40,625। तो मेरा फाइनल आंसर आया है 4,56,250। ठीक है, तो ये क्या होगी मेरी मार्जिनल रिलीफ। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जब तक ये आंसर पॉजिटिव में आएगा तभी मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होगी। अगर इस फॉर्मूला लगाने के बाद अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ जाता है, मान लो आपकी इनकम जो है वो 2 करोड़ 11 लाख है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, तो बेटा यहाँ पर आंसर अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल है। अगर आंसर नेगेटिव में आता है, 0 आता है, तो मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर है 456 समथिंग। तो यहाँ पर मैं मार्जिनल रिलीफ ये है। इसको एक काम करते हैं थोड़ा सा, तो मार्जिनल रिलीफ यहाँ पर आपकी आ जाएगी माइनस करने के लिए 456,250। ये मैं माइनस कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आएगा 73,40,625 माइनस 456,250, तो 68,84,375 प्लस क्या करोगे आप बेटा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो इंटू 4%, आपका आंसर आ जाएगा 275,375 प्लस इक्वल्स टू फाइनल आंसर आ जाएगा टोटल टैक्स लाइबिलिटी प्लस इक्वल्स टू 71,59,750। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है किसका बेटा, मार्जिनल रिलीफ का। तो मार्जिनल रिलीफ ऐसे एप्लीकेबल होती है। 2 क्वेश्चन जो अपन लोगों ने मार्जिनल रिलीफ के कर लिया है। आई होप इट्स क्लियर। तो आई होप इट्स क्लियर। अब आगे आते बेटा नेक्स्ट उसमें, तो यहाँ पे अपन लोगों ने क्या कर लिया है, तो यहाँ पे अपन लोगों ने ऑप्शनल के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कवर कर लिए हैं। अब अपन आएंगे किसमें, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में। तो पहले अपने को डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम स्टडी करनी पड़ेगी, तभी अपन डिफ़ॉल्ट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले आ जाओ आप किसमें बेटा, डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम में। डिफ़ॉल्ट टैक्स रिजीम को बाद में क्यों पढ़ते हैं और ऑप्शनल को पहले क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे डिडक्शन एग्जाम्पशंस जो है वो ऑप्शनल में है। डिडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं मिलती है। ठीक है, तो पहले सब चीज़ें क्या क्या है और उसके बाद क्या क्या
नहीं मिलता है, ये जानना ज़रूरी है। ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का सेक्शन क्या है? सेक्शन 115 BAC। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम का सेक्शन है सेक्शन 115 BAC। अब ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल और HUF के ऊपर। ठीक है, बाकी लोगों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। अब अगर मेरी टोटल इनकम अप टू 3 लाख है तो टैक्स कितना है? निल। 3 लाख से ज़्यादा है 6 लाख तक 5%, 6 लाख से ज़्यादा है 9 लाख तक तो 10%, 9 लाख से ज़्यादा है 12 लाख तक तो 15%, 12 लाख से ज़्यादा है 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज़्यादा है तो 30%। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो बेटा कि यहाँ पर डिफरेंस जो है वो सब जगह 5% का है, एक्सेप्ट ये लास्ट वाले केस में। तो यहाँ पर जो आपका 25% का जो लिमिट है उसको हटा दिया गया है, 20 के बाद डायरेक्ट 30 है। बाकी अगर सब जगह पे अगर आप देखोगे तो सब जगह 5-5 का डिफरेंस है। यहाँ पर सब कितना डिफरेंस है? तो 3 लाख का डिफरेंस है, कोई चेंज नहीं है। 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15 और 15 से ऊपर। तो यहाँ पर भी एक चीज़ कॉमन होगी क्या कि टैक्स ऑन 15 लाख तो फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट कर लेते हैं टैक्स ऑन 15 लाख क्या है। यहाँ पर नील है, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, तो 3 लाख इंटू 5%, आंसर कितना आ जाएगा? 15,000। फिर नेक्स्ट 3 लाख पे आएगा 10%, तो आंसर कितना हो जाएगा? 30,000। फिर नेक्स्ट में कितना आ जाएगा? 45,000। फिर नेक्स्ट में कितना आएगा? तो आई होप आना चाहिए वही 60,000 पर चेक कर लेते हैं। 3 लाख इंटू 20%, 60,000 ही आएगा। ठीक है, तो टैक्स ऑन 15 लाख कितना हो गया? टोटल कर लेते हैं सबको, 15, 30, 45 प्लस 60, आंसर आ गया था 1.5 लाख। तो आपका टैक्स ऑन 15 लाख जो है वो कितना फिक्स हो गया है? 1.5 लाख। तो अगर मान लो मेरे को कोई भी क्या बोलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना हो न्यू टैक्स रिजीम से, मान लो मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी 3 करोड़ है, तो मैं इजीली कर सकती हूँ। कैसे इजीली कर सकती हूँ? यहाँ पर टैक्स ऑन 15 लाख कितना है? 15 लाख पे 1.5 लाख और बैलेंस पे कितना है आपका? 30%, तो 3 करोड़ माइनस 15 लाख, 2 करोड़ 85 लाख इंटू 0.3, आंसर कितना आएगा? 85,50,000 प्लस 1.5 लाख, मेरा आंसर आ जाएगा 87 लाख रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर मेरा आंसर कितना आया है? 87 लाख और 85,50,000, तो यहाँ पर आया 85.5 लाख, बैलेंस पे 30%। तो कभी भी स्लैब रेट निकालना तो BC स्ट्रैटेजी के साथ जाया करो कि फिक्स्ड टैक्स कितना है और बैलेंस पे तो आपको 30% निकालना ही है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है इंडिविजुअल HUF का डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस है स्पेशल इनकम को लेके? तो स्पेशल इनकम जो है उसके स्पेशल रेट से ही टैक्सेबल होगी, लाइक 111A, 1128 और बाकी सारी चीज़ें सेम रेट से टैक्सेबल होगी, मतलब पुराने से सेम है। अब सरचार्ज और सेस, तो बेटा सरचार्ज में यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि जो 37% वाला सरचार्ज है, मतलब 5 करोड़ से ऊपर वाला जो सरचार्ज है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, 5 करोड़ से ऊपर का जो सरचार्ज है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। सो 37% का सरचार्ज यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, उसके बाद अंडर 115 BAC असेसी कैन नॉट क्लेम फॉलोइंग डिडक्शंस एंड एग्जेम्पशंस। तो ये जितने भी डिडक्शन एग्जेम्पशन से आप क्लेम नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर रीड करने से कोई सेंस नहीं क्योंकि आप लोग को आता ही नहीं है अभी। तो ये सारी चीज़ें जो आप चैप्टर पढ़ोगे उसके साथ पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। हमने इस चीज़ को अच्छे से ये किया है कि हाउस प्रॉपर्टी के जितने एडजस्टमेंट्स हमको क्लब किया है, सैलरी के एडजस्टमेंट्स को क्लब किया है, PGBP के एडजस्टमेंट्स को क्लब किया है, कैपिटल गेन में कोई चेंज ही नहीं है, न्यू हो चाहे ओल्ड हो सेम ट्रीटमेंट है, तो सबसे अच्छी बात यह है। उसके बाद नेक्स्ट आपका कैपिटल गेन में कोई चेंज नहीं है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, फिर आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, उसके बाद नेक्स्ट आपका आएगा क्या? डिडक्शंस। ओके, ऐसे क्यों हो रहा है?
ठीक है। तो यहाँ पर आपका डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड है, क्लबिंग है। उसके बाद एक्सरसाइजिंग दिस ऑप्शन कि ऑप्शन आपको एक्सरसाइज करना चाहिए कि मतलब आप अगर आपको ऑप्शन एक्सरसाइज करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि राइट नाउ अगर आपकी जो करंट गर्लफ्रेंड है, ठीक है, तो करंट गर्लफ्रेंड जो है बेटा वो कौन है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, ठीक है। तो अभी आप किसके साथ रह रहे हो, करंट गर्लफ्रेंड के साथ रह रहे हो। तो इस साल भी करंट गर्लफ्रेंड, तो ऑब्वियसली अगले साल भी करंट के साथ ही रहोगे। अगर तो इस अभी गर्लफ्रेंड है तो एज्यूम करेंगे अपन फ्यूचर में भी वही आपकी गर्लफ्रेंड रहेगी, मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम रहेगी। अब मान लो आपको ऐसा फील होता है कि नहीं यार मेरी एक्स ज़्यादा बेटर थी, मेरी जो करंट गर्लफ्रेंड है ज़्यादा मेरी एक्स बेटर है, तो मैं उसके पास जाना चाहता हूँ करके, एंड शी इज़ ऑल्सो रेडी। एक बार तो वो भी चांस दे सकती है। तो जो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी ऑप्शनल टैक्स रेजिम, जिसके बाद आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप उसके पास जा सकते हो, ठीक है। अब आप चले गए अपनी क्या बोलते हैं नेक्स्ट ईयर आप चले गए अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास। अब क्या आपको वापस मौका रहेगा आने का, नहीं रहेगा, ऑब्वियस बात है। तो वैसे ही ये स्कीम भी फॉलो करती है कि आपको पहले तो आपको नॉर्मली आपके साथ कौन रहेगी, आपके डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। आपके पास एक बार मौका है, कभी भी आपके लाइफ टाइम में एक बार मौका है कि आप ऑप्शनल टैक्स रेजिम में जा सकते हो, ठीक है। अब एक बार आप चले गए तो क्या आप वापस आ सकते हो, तो नहीं आ सकते अनलेस यू सीज टू हैव अ पीजीबीपी इनकम, कि अगर आपकी पीजीबीपी की इनकम अगर क्या बोलते हैं नहीं होती है तभी आप वापस आ सकते हो। अगर पीजीबीपी की इनकम है तो आप वापस नहीं आ सकते, ठीक है। बट ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, जिनकी बिजनेस इनकम है, मतलब पीजीबीपी इनकम है। अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, मतलब आप सैलरीड पर्सन हो, तो सैलरीड पर्सन के पास हमेशा ऑप्शन होता है, हर साल वो चूज कर सकते हैं कि इधर रहना है कि उधर रहना है। लेकिन अगर आप बिजनेस वाले पर्सन हो तो नॉर्मली आप करंट गर्लफ्रेंड मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के साथ एक बार मौका आप अपनी एक्स ऑप्शनल टैक्स रेजिम के पास जा सकते हो, लेकिन वापस नहीं आ सकते अनलेस यू सीज टू हैव अ पीजीबीपी इनकम, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे बेटा अपन किसकी, रिबेट की। तो अगर आपकी टोटल इनकम कहाँ तक है, 7 लाख तक, पुराने में क्या था 5 लाख, यहाँ पर कितना है 7 लाख। तो आप अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल है और आपकी टोटल इनकम अगर 7 लाख तक है तो आपको रिबेट मिलेगा 100% ऑफ टैक्स पेएबल और 25,000 विच एवर इज लोअर। सेम बेटा अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है तो न्यू टैक्स रेजिम में आपका जो टैक्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका क्या बेटा, मार्जिनल रिलीफ इन केस ऑफ रिबेट, कि मार्जिनल रिलीफ आपको रिबेट के केस में मिलती है। तो ये कब एप्लीकेबल होगा, जब आपकी टोटल इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है, जब आपकी टोटल इनकम थोड़ी सी ज़्यादा है, किससे 7 लाख से, तब एप्लीकेबल होगा। तो रिबेट का अमाउंट क्या होगा, रिबेट इक्वल्स टू टैक्स ऑन टोटल इनकम जो कि 115 बीएसी के हिसाब से माइनस जो 7 लाख से ऊपर की इनकम है, दोनों का जो डिफरेंस है वो अगर पॉजिटिव आता है तो ये आंसर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो मार्जिनल रिलीफ को भी आप क्या बोलते हैं किससे माइनस करोगे, टैक्स जो निकला उसी से माइनस करोगे। तो एक काम करते हैं, अभी अपन इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं, अच्छा अभी अपने साथ और भी चीज़ें बची है, एक बचा है स्लैब, फिर ये बचा है, फिर डिफॉल्ट प्लस स्पेशल, फिर ये आएगा और उसके बाद फिर मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट आएगा और ये मार्जिनल रिलीफ ऑफ लिमिट, ठीक है। तो ये भी अपन पढ़ेंगे, साथ ही साथ एक बार इसको चार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। और एएमटी प्रोविजंस जो है वो न्यू टैक्स रेजिम के केस में एप्लीकेबल नहीं होते। अब एएमटी क्या होता है, तो एएमटी जो है बेटा वो आप आगे जाके पढ़ोगे, एएमटी जो है वो क्या होता है, तो न्यू टैक्स रेजिम के केस में एएमटी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं क्या, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे किसके साथ, ऑप्शनल टैक्स रेजिम के साथ, ठीक है। तो ये आपका सॉरी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के साथ, तो ये आपका डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। फैन ऑन कर लेंगे, बिना फैन के नहीं हो पाएगा। एक सेकेंड, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आपको कुछ नहीं करना है, नए टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स निकालना है। तो फॉर एग्जांपल मान लो आपकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है बेटा, 2 करोड़ है, ठीक है।
2 करोड़ है तो 15 लाख पे आपको पता है 1.5 लाख है, तो टैक्स ऑन 15 लाख कितना है बेटा 1.5 लाख। अब बैलेंस आपका कितना बचा है, तो बचा है 1.85 लाख 1.85 क्रॉर्स 1.85 क्रॉर्स इंटू 30%, तो आपका आंसर आ जाएगा 55,50,000। तो यहाँ पर आंसर आएगा 55,50,000। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा टैक्स का, तो आपका आ जाएगा 57 लाख। ठीक है, उसके बाद प्लस मैं क्या करूँगी, सरचार्ज करूँगी। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ तक की इनकम पे सरचार्ज कितना होता है बेटा 15%, तो एट द रेट ऑफ 15%, तो इंटू 15% आंसर आ जाएगा 8,55,000। ठीक है, टोटल मार दोगे प्लस इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 65,55,000। उसके बाद प्लस करोगे आप हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ क्या बेटा 4%, तो इंटू 4% आपका आंसर आ जाएगा 2,62,200। टोटल कर दोगे प्लस इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 68,17,200। ठीक है, तो आपको हमेशा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में क्या करना है, जो भी आपकी टोटल इनकम है उसमें से 15 लाख को अलग करना है और बैलेंस को अलग करना है। 15 लाख पे आपको पता है 1.5 लाख रुपए मिलेगा और बैलेंस पे आपको 30% टोटल करना है, सरचार्ज लगाना है, सेस लगाना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि 37% का सरचार्ज एप्लीकेबल यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन आएंगे बेटा किसके ऊपर, तो नेक्स्ट अपन आएंगे स्पेशल इनकम के साथ। ठीक है, तो अगर मेरी जो डिविडेंड इनकम है ये मैं आपको एक सॉल्व करके बता रही हूँ, तो ये आपका 6 वाला क्या है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्लस स्पेशल इनकम, तो वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा डिविडेंड आ गया, फिर मेरा आएगा 112A, फिर आएगा मेरा 112, फिर मेरा आएगा 111A और फिर मेरी आएगी अदर इनकम। ठीक है, अब ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर सरचार्ज पे डिफरेंस कब आता है, तो सरचार्ज में डिफरेंस तभी आता है जब आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आपका डिफरेंस आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लो कि मैं अभी इसको कर लेती हूँ 2.2 करोड़ 80 लाख। ठीक है, अब डिविडेंड जो है वो मेरा आ जाएगा बेटा 10 लाख, और क्या बोलते हैं ये जो है वो आ जाएगा मेरा 5 लाख, ये जो है वो आ जाएगा मेरा 15 लाख और ये जो है वो मेरा आएगा 20 लाख। ठीक है, तो अब मेरी अगर टोटल इनकम मैं निकालूँ तो वो कितनी आ जाएगी 10 प्लस 15 30 और 2 50 प्लस 2.8 प्लस 0.5, तो 3 करोड़ 30 लाख रुपीज़ जो है मेरा टोटल में आ जाएगा। ठीक है, तो डिफ़ॉल्ट टैक्स अभी ये आपको सिर्फ क्वेश्चन है कि अगर डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है और स्पेशल इनकम है तो कैसे सॉल्व होगा। अब इसके लिए अपन क्या डिसाइड करेंगे, टैक्स रेट। तो ये किससे टैक्सेबल होता है, स्लैब रेट से। ये टैक्सेबल होता है 10% अबव 1 लाख से। ये टैक्सेबल होता है आपका 111, ये टैक्सेबल होता है 15% से, और ये टैक्सेबल होता है आपका स्लैब रेट से। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये सारे टैक्स और बाकी वाला बचा जो है वो स्लैब रेट है। यहाँ पे अपन टैक्स निकालना स्टार्ट करेंगे, तो स्पेशल इनकम का पहले लेते हैं अपन। ठीक है, तो 112A में आपका कितनी इनकम है बेटा 5 लाख, तो 5 लाख 10% माइनस 1 लाख इंटू 10%, तो 4 लाख का 10% कितना हो जाएगा 40,000। 112 में अगर आप देखोगे तो आपका आंसर कितना है 15 लाख।
15 लाख इंटू 20%, आपका आंसर आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, उसके बाद आप आओगे 111A में, तो आपकी इनकम कितनी है 20 लाख। 20 लाख इंटू 15%, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, अब आपको निकालना है बैलेंस, डिविडेंड प्लस अदर इनकम पे आपका निकलेगा स्लैब रेट के हिसाब से, एट द रेट ऑफ स्लैब रेट। तो डिविडेंड की इनकम कितनी है 10 लाख और यहाँ पे 2.8 लाख, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 2 करोड़ 90 लाख। अब 2 करोड़ 90 लाख में अपन क्या करेंगे बेटा, 15 लाख पे अपना आपको पता है 15 लाख पे आपका टैक्स कितना है 1,50,000। बैलेंस आपका कितना बचा 2.9 माइनस 0.15, आपका आ जाएगा 2 करोड़ 75 लाख। तो 2.75 लाख इंटू 30%, आपका आंसर आ जाएगा 8,25,000। 2 करोड़ 75 लाख इंटू 0.3, आपका आंसर आएगा 82,50,000। 82,50,000 जो टोटल करोगे प्लस 1,50,000, तो आपका आंसर आ जाएगा 84 लाख, नहीं 8 लाख 84 लाख, तो आपका आंसर आएगा 84 लाख। ठीक है, अब टोटल अगर मेरे को टैक्स करना है तो मेरा कितना आ जाएगा 84 लाख प्लस 6,40,000, क्योंकि 6,40,000 ये हाँ प्लस 6,40,000, मेरा आंसर आ जाएगा 90,40,000। 90,40,000। ठीक है, फिर अब अपने को क्या चेक करना है बेटा, सरचार्ज चेक करना है। तो सरचार्ज के लिए पहले तो अपन क्या देखते हैं, मेरी अदर इनकम का लिमिट कितना है बेटा 2 करोड़ 80 लाख। ठीक है, तो अदर इनकम 2 करोड़ 80 लाख है, मतलब 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में फॉल करती है, तो इसका सरचार्ज कितना होगा 25%। क्या मैं ऊपर में 25% कॉपी कर सकती हूँ? नहीं कर सकती, तो यहाँ पर मैं ले लूँगी कितना बेटा 15%। तो ये सारी इनकम पे लगेगा 15% और नीचे वाले पे कितना लगेगा 25%। तो यहाँ पर अपन निकालेंगे सरचार्ज ऑन। ठीक है, सबसे पहले अपन लेंगे बेटा 112A। तो 112A में कितना था 40,000, तो 40,000 इंटू 15%। ठीक है, 112 में था आपका कितना 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 15%। फिर आपका 111A। 111A में आपका था बेटा 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 15%। ठीक है, तो यहाँ पे अपन आंसर इजीली आ जाएगा अपना 40,000 इंटू 15%, आंसर आएगा 6,000 रुपये। 3 लाख इंटू 15% आपका आ जाएगा 45,000 और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 45,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन निकालेंगे किसके ऊपर, डिविडेंड के ऊपर। तो डिविडेंड में हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा पहले तो टैक्स, और टैक्स के ऊपर लगेगा हमारा क्या सरचार्ज। तो टैक्स को कैसे प्रोपोर्शनेट करोगे, अगर टोटल इनकम 2 करोड़ 90 लाख है तो टैक्स कितना होगा, तो अगर टोटल इनकम 10 लाख है तो टैक्स कितना होगा। ठीक है, तो सीधा प्रोपोर्शन करना है 84 लाख, यहाँ पर करेंगे अपन 84 लाख डिवाइडेड बाय 2.9 CR इंटू 10 लाख, और जो भी आपका आंसर आएगा इंटू कर देंगे अपन क्या बेटा 15% का सरचार्ज। तो मेरा आंसर आ जाएगा 84 लाख डिवाइडेड बाय 2 करोड़ 90 लाख इंटू 10 लाख इंटू 15%, आंसर आ जाएगा 43,000, 43,448। ठीक है, अब बैलेंस जो आपकी अदर इनकम है उस पर सरचार्ज लगेगा एट द रेट ऑफ 25%। तो यहाँ पे भी प्रोपोर्शनेट करेंगे 84 लाख डिवाइडेड बाय
2.9 CR इंटू 2.8 CR इंटू 25%, ठीक है। तो 84 लाख डिवाइडेड बाय तो आंसर आएगा आपका 20,27,000। तो आंसर आएगा 20,27,586, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस 43,448 प्लस 90,000 प्लस 6,000 प्लस 90,40,000 प्लस 90,40,000, आंसर आ जाएगा 1,12,07,034। तो मेरा टोटल आंसर आएगा 1,12,07,034 रुपये, ठीक है। एक बार फिर से इसको टोटल कर लेते हैं। नब्बे लाख 40,000 प्लस 6,000 प्लस 90,000 91,36,000 प्लस 43,448 प्लस 20,27,586, 1,12,07,034, ठीक है। ये हो गया। प्लस करोगे बेटा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो इंटू 4% में आंसर आ जाएगा 4,48,281, ठीक है। 448,281 ऐड कर दिए प्लस इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 1,16,55,315। ये आपका टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा टॉपिक है बेटा? टॉपिक नंबर 6 है। उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे क्या? टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 जो है वो किसके बारे में? वो है रिबेट के बारे में, ठीक है। अब रिबेट में अपन दो कॉन्सेप्ट लेते हैं यहाँ पर। एक कॉन्सेप्ट अपन लेते हैं अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख तक है या 7 लाख से कम है, तो टोटल इनकम अप टू 7 lakhs, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोगे टोटल इनकम बिट मोर देन 7 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाले केस में बेटा आपको मिलेगी मार्जिनल रिलीफ इन केस ऑफ रिबेट, इन केस ऑफ रिबेट, और यहाँ पर आपको मिलेगी क्या? रिबेट। अब ऑब्वियस सी बात है, इसकी कंडीशन क्या है आपका? 100% ऑफ टैक्स पेबल, और सेकेंड क्या है आपका? मैक्सिमम 25,000 whichever is lower। इसकी क्या मार्जिनल रिलीफ का क्या फॉर्मूला है? इज इक्वल्स टू टैक्स ऑन टोटल इनकम, किसके हिसाब से? 115 BAC मुकाबले से बात है डिफ़ॉल्ट के हिसाब से, माइनस इनकम अबव 7 lakhs। आंसर जो है वो किस में आना चाहिए? पॉजिटिव में आना चाहिए, तो ही एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब अपन दोनों का एग्जाम्पल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। मान लो मेरी टोटल इनकम जो है वो कितनी है? 6,90,000। टोटल इनकम जो है वो 6,90,000 है। अब 6,90,000 का अगर टैक्स निकालना है, तो अगर मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर 6,90,000 का टैक्स निकालना है और मैं यहाँ पहुँच जाती हूँ, तो 3 लाख तक क्या है बेटा? निल है।
3 लाख से 6 लाख तक, ठीक है, आपका क्या है, आपका 5% है। तो यहाँ पे आपका 3 लाख इंटू 5% आपका आंसर आ जाएगा 15,000 आएगा शायद। हाँ, यहाँ पर आपका आंसर आएगा 15,000। बट नेक्स्ट में आपको 6 लाख से 9 लाख नहीं लेना है, नेक्स्ट में आपको लेना है 6 लाख से 6,90,000 तक, ठीक है। तो 6 लाख से 6,90,000 तक लोगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 90,000 का इंटू 10% कर दोगे, क्योंकि 6,90,000 ही है ना। हाँ, तो इंटू 10%, तो 90,000 का 10% कितना होता है, 9,000। टोटल 15 प्लस 9, 15 प्लस 9, आंसर आ जाएगा 24,000। तो मेरा टैक्स कितना हो गया, 6,90,000 पे 24,000। तो मैं यहाँ पर लूँगी, इसको ऐसे करूँगी। अब टैक्स निकाल लिया है मैंने कितना, 24,000, ठीक है, माइनस रिबेट। तो पहला आपका है 100% ऑफ टैक्स पेबल 24,000। सेकेंड आपका कितना है बेटा, 25,000। विच एवर इज़ लोअर कितना आ जाएगा आपका, विच एवर इज़ लोअर आएगा 24,000। तो यह माइनस कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो ऐसे आपको दिखाना है, ठीक है। अब मान लो भाई टोटल इनकम 7 लाख से थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब है 7,10,000, ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे को क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। तो अप टू 3 लाख तक क्या है बेटा, निल है। फिर नेक्स्ट 3 लाख पे, नेक्स्ट 3 लाख पे आपका आएगा 10%, तो वो आ जाएगा आपका, नहीं, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, मतलब आएगा 15,000। तो आपका 6 लाख ऐसे हो गए। एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर मैंने गलत कैलकुलेट किया, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 6,90,000, ठीक है, 3 लाख से 6 लाख सही किया। तो अब फर्स्ट 3 लाख में, फिर नेक्स्ट 3 लाख पे आपका 15,000 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका 6 लाख से 6 लाख से आप कहाँ तक ले रहे हो, 7.10, 7,10,000 तक आप ले रहे हो। तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 1,10,000 का। तो 1,10,000 पे अगर आप 10% कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर आ जाता है 11,000, ठीक है। तो टोटल टैक्स कितना आ गया आपका, 15 प्लस 11, 26,000, ठीक है। अब माइनस क्या करोगे बेटा आप, मार्जिनल रिलीफ फॉर रिबेट। तो यहाँ पर आपका टैक्स एज पर 115 BC कितना है, 26,000, माइनस टोटल इनकम अबाव 7 लाख। 7 लाख से ऊपर की जो आपकी टोटल इनकम है वो कितनी है, तो 7 लाख से ऊपर जो आपकी टोटल इनकम आएगी वो आएगी आपकी 10,000, ठीक है। तो 26 माइनस 10, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16,000। तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा 16,000। तो 26,000 माइनस 16,000, आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 10,000। तो यहाँ पर आपको आपका टैक्स कितना हो गया, 10,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 10 का कितना हो गया, 400 रुपये। तो आपकी टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कितनी हो गई है, 10,400 रुपये। आई होप इट्स क्लियर। Okay, then we are moving to what beta, marginal relief in case of in case of 115 BAC। इसमें मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालोगे, तो बिल्कुल सेम तरीका है जैसे अपन लोगों ने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था। तो आपको पहले 115 BAC के हिसाब से टैक्स निकालना है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरी टोटल इनकम 5 करोड़ है, अगर मेरी टोटल इनकम 5 करोड़ है तो क्या न्यू स्कीम 5 करोड़ 1 लाख है, तो क्या न्यू स्कीम के हिसाब से मेरे पास
मार्जिनल रिलीफ आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो नया वाला सरचार्ज है क्या वो न्यू में एप्लीकेबल होता है? नहीं होता। 37% न्यू में नहीं आता। तो मेरी इनकम कहाँ तक अफेक्ट करने वाली है? तो मेरी इनकम 2 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो ही यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ 2 करोड़ 4 लाख का, ठीक है, कि मेरी जो टोटल इनकम है वो है 2 करोड़ 4 लाख, 2 करोड़ 4 लाख। ठीक है, अब मैं फटाफट सॉल्व करूँगी इस पे बेटा। 2 करोड़ 4 लाख पे सरचार्ज टैक्स कितना आएगा? और 2 करोड़ 4 लाख पे पहले 15 लाख माइनस करेंगे। 2 करोड़ 4 लाख माइनस 15 लाख, आंसर आ जाएगा इतना इंटू 0.3 प्लस 1,50,000। आपका आंसर आ जाएगा 58,20,000, 58,20,000। ठीक है, सही कर रहे हो ना? प्लस सरचार्ज एट द रेट ऑफ 25%, मेरा आंसर आ जाएगा इंटू 25%, आंसर आ जाएगा 14,55,000, 14,55,000 प्लस इक्वल्स टू टोटल आ जाएगा मेरा 72,75,000। ठीक है, अब नेक्स्ट में देखूंगी किसमें बेटा? 2 लाख से कंपेयर करूंगी अगर इसको, तो 2 लाख से मैंने कंपेयर किया है। टोटल इनकम यहाँ पर कितनी आ गई है? सॉरी 2 करोड़, 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ अगर टोटल इनकम है तो टैक्स कितना होगा और सरचार्ज कितना होगा? एट द रेट ऑफ 15%। ठीक है, टैक्स आ जाएगा आपका 2 करोड़ माइनस 15 लाख, तो इंटू 0.3 प्लस 1,50,000, आंसर आएगा 57 लाख। ठीक है, 57 लाख ये आ गया सरचार्ज, इसके ऊपर 15% लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8,55,000, 8,55,000 प्लस इक्वल्स टू आपका आंसर आ जाएगा 65,55,000। ठीक है, प्लस क्या करोगे आप? अपनी एक्स्ट्रा इनकम कितनी है बेटा? 4 लाख, 4 लाख आपने ऐड किया, आपका आंसर आ जाएगा प्लस 4 लाख, आपका आंसर आएगा 69,55,000। ठीक है, क्या डिफरेंस ज़्यादा है? ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो कितना ज़्यादा है? ये और ये में कितना डिफरेंस है? जितना डिफरेंस है वो मार्जिनल रिलीफ है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस 69,55 माइनस 75,000, डिफरेंस आएगा 3,20,000 का। तो माइनस करोगे आप क्या? मार्जिनल रिलीफ 3,20,000 माइनस कर दिए तो आपका आंसर कितना आएगा? तो ऑब्वियसली बात है सेम आंसर आएगा जितना आपने माइनस किया था, तो 69,55,000 ये जो आंसर है वो सेम यहाँ पर आ जाएगा। प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%, तो 69,55,000 इंटू 4%, मेरा आंसर आ जाएगा 2,78,200 प्लस इक्वल्स टू मेरा आंसर आ जाएगा 72,33,200 टोटल टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, तो अगर आपको देखना है वापस से तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया गया है। अब अपन कहाँ तक कंप्लीट कर चुके? तो अपन ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, कि जिसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये पूरा अपन कंप्लीट कर चुके हैं। एक सेकेंड, हाँ हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ से यहाँ तक, और चाहे तो ऐसे भी देख सकते हैं। एक काम करते हैं, बेटर कि इसको वो कर देते हैं क्रॉप, इतना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे कर लेंगे, फिर ये अपना ऐसा ऐसा हो सकता है। उसके बाद एक काम कर, इसको ऐसे ही कर लेते हैं।
तो ये चीज़ आप ऐसे देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी बेटा, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर, एम आई कैप्चरिंग अ बिग स्क्रीन, यस। उसके बाद क्या आपका बचा हुआ है, तो एग्रीकल्चर इनकम का पार्शियल इंटीग्रेशन में जो टॉपिक है वो बचा हुआ है। कंपनी केस में डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी केस में क्या टैक्स रेट है वो बचा हुआ है। पार्टनरशिप फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या बचा हुआ है, तो इसको अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में अपन लोगों ने स्टॉप किया था यहाँ पर, दैट इज मार्जिनल रिलीफ इन केस ऑफ 115 BAC की। 115 BAC के केस में जो मार्जिनल रिलीफ है वो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आगे अब अपना क्या बचा है बेटा, एग्रीकल्चर इनकम, कि एग्रीकल्चर इनकम में टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उससे पहले अपने को क्या समझना ज़रूरी है, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है। तो अगर अपन चार्ट बुक में आ जाए बेटा, तो अपना ये वाला जो पेज है, फर्स्ट पेज, वो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें एक साइड है आपकी क्या, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, एक साइड जो है वो क्या है आपकी ऑप्शनल टैक्स रिजीम, और बीच में है आपका क्या, कि आपका हेड ऑफ इनकम जो है वो क्या होता है, क्या क्या है, तो जनरल इन्फॉर्मेशन जो है वो बीच में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज में अगर अपन आते हैं, तो ये वाला साइड जो है वो कवर करता है किसको, एग्रीकल्चर इनकम को, और ये जो है आपका टैक्स रेट कंपनी और अदर्स के लिए जो टैक्स रेट है वो यहाँ पर आता है, ठीक है। तो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्या बेटा, एग्रीकल्चर इनकम। नाउ लेट्स फोकस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। अब एज पर सेक्शन 10(1), मतलब एग्रीकल्चर इनकम के एग्जेम्पशन का सेक्शन क्या है, सेक्शन 10(1). तो सेक्शन 10(1) बोलता है एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। एज पर सेक्शन 21A, 21A क्या बताता है, डेफिनेशन बताते हैं एग्रीकल्चर इनकम मीन्स, किसको आप एग्रीकल्चर बोलोगे, रेंट फ्रॉम एन एग्रीकल्चर लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, कि अगर कोई एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हुई है, यहाँ पे ना इसको पर्पस करना, यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपका यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, कि अगर आपको रेंट आ रहा है एग्रीकल्चर लैंड से, और वो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज हो रही है। फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक लैंड थी, आपने उसको रेंट पे दे दिया किसी और पर्सन को, अगर वो उसमें खेती कर रहा है, एग्रीकल्चर का काम कर रहा है, तो मेरी जो रेंटल इनकम है वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन अगर वो उसमें क्या बोलते हैं, नॉन एग्रीकल्चर पर्पस वाला काम कर रहा है, नॉन एग्रीकल्चर काम कर रहा है, तो फिर जो मेरी इनकम है वो भी नॉन एग्रीकल्चर हो जाएगी, ठीक है। उससे पहले अपन बात करेंगे कि इसकी रेंट भी एग्रीकल्चर हो सकता है, लेकिन सामने वाले के यूज के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि अगर मैंने कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया है और फिर उसको क्या बोलते हैं, सेल कर दिया है, तो फिर वो एग्रीकल्चर इनकम है। अप टू द पॉइंट वेयर द प्रोसेस इज कंपल्सरी फॉर सेल इन मार्केट, मतलब कि उसी पार्ट तक को अपन एग्रीकल्चर मानेंगे जहाँ तक प्रोसेस कंपलसरी था। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है, वो आता है किसका, आलू का। हमने क्या किया, आलू उगाया, ठीक है। अब आलू उगाने के बाद या तो हम डायरेक्टली मार्केट में आलू को सेल कर सकते हैं, या तो आलू को चिप्स बना के सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा आलू बेचने तक की जितनी इनकम है, आलू का जो मार्केट प्राइस है, क्योंकि इसके पहले का जो प्रोसेस था वो मैंडेटरी था मार्केट में सेल करने के लिए, तो आलू तक का जितनी इनकम है वो एग्रीकल्चर है। लेकिन आलू से अगर चिप्स बना, तो आलू से चिप्स तक के जो बीच की इनकम आएगी वो होगी नॉन एग्रीकल्चर, क्योंकि जो चिप्स बनाना था वो मैंडेटरी नहीं था, प्राइमरी प्रोडक्ट ही मार्केटेबल प्रोडक्ट था, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं किसका, वीट का, धान का, ठीक है। तो अपन लोगों ने वीट उगाया, सॉरी अपन लोगों ने चावल लेते हैं, धान का एग्जाम्पल लेते हैं। तो अपन लोगों ने चावल उगाया, ठीक है। अब उसको अपन मार्केट में लाए हैं, तो क्या वो जो धान है वो डायरेक्टली मार्केट में बिक जाएगा, नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, मिल में जाना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा, और जब चावल बनेगा तभी वो मार्केट में बिक सकता है। क्या धान डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच सकते हैं अपन, नहीं बेच सकते। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, जो चावल बिक रहा है मार्केट में प्रोसेस के बाद, वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। मतलब जब तक प्रोडक्ट मार्केटेबल नहीं हो जाता है, उसके पहले का जितना भी प्रोसेस है वो एग्रीकल्चर के अंदर ही आएगा, और जब प्रोडक्ट मार्केटेबल है उसके बाद भी आप फर्दर प्रोसेस कर रहे हो, तो सिर्फ फर्स्ट पॉइंट तक ही एग्रीकल्चर है, उसके आगे जो इनकम है वो नॉन एग्रीकल्चर है,
आई होप इट्स क्लियर, बहुत ईजी चीज़ है। अब पॉइंट नंबर सी क्या बोलते हैं, रेंट फ्रॉम अ हाउस। फॉर एग्जाम्पल एक हाउस है जिसको आप एज अ ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस, मतलब किसी घर को एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो तो वो भी एग्रीकल्चर इनकम है। और इनकम फ्रॉम नर्सरी, नर्सरी तो आपको पता ही है, नर्सरी क्लास वाला नहीं, जो छोटे छोटे पौधे मिला के जो नर्सरी ग्रो करते हैं वो, तो वो नर्सरी वाली इनकम। तो ये सारी जो क्या है एग्रीकल्चर इनकम है। इनकम को एग्रीकल्चर क्लासीफाई करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, उस पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। तो सेक्शन 10(1) क्या आपका एग्जेम्पशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। अब नेक्स्ट आता है आपका स्पेशल रूल फॉर टी, कॉफी एंड रबर। मतलब जितने भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो फुल्ली एग्रीकल्चर है, लेकिन जो टी, कॉफी, रबर है वो फुल्ली एग्रीकल्चर नहीं है। इसमें कुछ रेशो है जो गवर्नमेंट आपको स्पेसिफाई करती है, ठीक है। तो वो तीनों के लिए अलग अलग है, टी के लिए अलग है, कॉफी के लिए अलग है और बाकी चीज़ों के लिए भी अलग है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अब अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हो किसका बेटा, टी का। अगर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी का कर रहे हो तो 60% एग्रीकल्चर है, 40% बिजनेस है, ठीक है। नेक्स्ट ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कॉफी की, ठीक है। तो अगर सिर्फ आप ग्रोन एंड कर्ड कर रहे हो, मतलब सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस कर रहे हो, तो एग्रीकल्चर जो है वो 75, बिजनेस जो है वो 25, ठीक है। लेकिन आप ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड बहुत सारा प्रोसेस कर दे लो तो फिर एग्रीकल्चर का रेशो कम हो जाएगा 60 और बिजनेस का 40 हो जाएगा, ठीक है। तो कॉफी को सिर्फ ग्रोन एंड कर्ड करोगे तो रेशो होगा 75 एंड 25, लेकिन कॉफी को अगर आप ग्रोन, कर्ड, रोस्टेड, ग्राउंडेड सब कर दोगे तो हो जाएगा 60:40 का रेशो, ठीक है। और रबर के केस में क्या रेशो है बेटा आपका 65 एंड 35%, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसका देखें, टी का। टी का बहुत सिंपल है, कितना है आपका 60:40, ठीक है। कॉफी का अगर ग्रोन एंड कर्ड है तो कितना है आपका 75 × 25, लेकिन अगर कॉफी को ज़्यादा प्रोसेस करोगे तो वो टी बन जाएगा, मतलब रेशो जो है वो टी के इक्वल हो जाएगा 60 और 40, ठीक है। और अगर आपका रबर है तो कितना है 65 एंड 35%। अब इसके जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो बहुत ही ज़्यादा इजी आते हैं, कुछ नहीं होता, आपको टोटल इनकम निकालनी होती है, फिर उसको बाइफर्केशन करना होता है ऐसे जो रेट दिए हुए उसमें से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द अबव प्लांटेशन शुड बी डन इन इंडिया, तभी आपको एग्जाम्शन मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। बाइफर्केशन शुड बी डन आफ्टर क्लेमिंग पीजीबीपी डिडक्शंस एक्सेट्रा। मतलब यहाँ पे आप जितनी भी बाइफर्केशंस कर रहे हो वो सारी चीज़ें पीजीबीपी में जितने खर्चे हैं, डेप्रिसिएशन है, जितना बिजनेस में खर्चा लगा है, जो आपका पीजीबीपी का फाइनल इनकम है उसमें से आपको एग्रीकल्चर और ये करना है। ये आपको क्वेश्चन में भी काम आएगा, बाइफर्केशन आपको कब करना है करके, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम का जो टॉपिक है आपका बेसिकली जो आपका थ्योरी वाला टॉपिक है वो इतना का इतना ही है, बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है। अब अपन आएंगे किसमें बेटा, प्रैक्टिकल में, कि एग्रीकल्चर इनकम का प्रैक्टिकल कैसे होता है। ठीक है। अब एग्रीकल्चर इनकम में एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं अपन क्या, पार्शियल इंटीग्रेशन। एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम में सबसे पहले अगर कोई कॉन्सेप्ट आता है तो वो आता है आपका क्या, पार्शियल इंटीग्रेशन का। तो पार्शियल इंटीग्रेशन जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर आपकी टोटल इनकम, अगर आपकी टोटल इनकम मोर देन 2.5 लाख है, और सेकंड अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000 है तो आपको पार्शियल इंटीग्रेशन एप्लीकेबल होगा, मतलब आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर इससे कम है तो नहीं लगाना पड़ेगा। अब ये होता क्या है और लगता कैसे है, तो इसके लिए आप करोगे बेटा एग्जाम्पल 1, आपकी जो टोटल इनकम है, ठीक है, वो है आपकी यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 लाख, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है 2.5 लाख से ज़्यादा है। और आपकी जो एग्रीकल्चर इनकम है
वो है आपकी 2 लाख। अभी अपन सारी चीज़ें ओल्ड टैक्स रेजिम से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। टोटल इनकम आपकी कितनी आ गई, तो इसको आप बोलोगे बेटा एग्रीगेट इनकम। इसको आप नाम दोगे क्या, एग्रीगेट इनकम। कितनी आ गई आपकी, 6 लाख रुपए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि जो आपकी टोटल इनकम होती है उसके अंदर एग्जेम्प्ट इनकम नहीं आती है। मतलब अगर आपको दिया है क्वेश्चन में कि टोटल इनकम 4 लाख है और एग्रीकल्चर इनकम इतनी है, तो आपको कभी भी ये नहीं समझना है कि ये 2 लाख इसके अंदर इंक्लूडेड है। क्यों नहीं समझना है, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम एक एग्जेम्प्ट इनकम है जो कि टोटल इनकम के अंदर कभी नहीं आ सकती, ठीक है। तो वापस अपने दिमाग में घुसा लो कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है और एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती है। एग्जेम्प्ट इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर टोटल इनकम 4 लाख है, एग्रीकल्चर इनकम ये है, दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, एग्रीगेट इनकम। तो इसका नाम अपन लोगों ने रखा है क्या बेटा, एग्रीगेट इनकम, दैट इज 6 लाख, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगी, तो मैं निकालूंगी टैक्स, टैक्स ऑन एग्रीगेट इनकम, कि एग्रीगेट इनकम में टैक्स कितना आएगा। तो मेरे को तो 5 लाख पे पता है 12,500 और 1 लाख इंटू 20% तो आ जाएगा 20,000 प्लस 12,500। मेरा आंसर आ जाएगा 32,500। मतलब अगर 6 लाख पे अगर स्लैब रेट से टैक्स निकालोगे तो आएगा कितना, 32,500। अब मैं क्या करूँगी, माइनस टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम का जो टैक्स है वो माइनस करना है। तो कैसे माइनस करोगे, तो यहाँ पे आप निकालोगे बेटा टैक्स ऑन, सबसे पहले आप लोगे बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जितनी भी आपकी होगी प्लस एग्रीकल्चर इनकम, उस पर आप टैक्स निकालोगे। तो आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है यहाँ पर, 2 लाख रुपए, और बेसिक एग्जेम्पशन कितनी है, 2.5 लाख, 2.5 लाख प्लस 2 लाख। टोटल टैक्स आप किस में निकालोगे बेटा, 4.5 लाख में। तो आपका आंसर आ जाएगा 10,000, ठीक है। तो आपका टैक्स ऑन ये आ जाएगा, आपका कितना आएगा, 10,000। अब टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम आपने माइनस कर दिया, तो आपका नेट आंसर कितना आ गया, आपका नेट आंसर आ गया 32,500, 32,500 माइनस 10,000, आपका आंसर कितना आ गया, 22,500। अब क्या रीबेट एप्लीकेबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपकी टोटल इनकम जो है बेटा वो कितनी है, तो वो 5 लाख के अंदर है, तो रीबेट एप्लीकेबल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो आप क्या करोगे, माइनस रीबेट। रीबेट कितना होता है, 100% ऑफ टैक्स पेएबल, ऑफ टैक्स पेएबल कितना होता है, 100% ऑफ टैक्स पेएबल, तो वो है आपका 22,500। और सेकेंड आपका कितना है बेटा, 12,500, विच एवर इज लोअर, ठीक है। और ये तो आपका हाँ, तो ये आपका आ गया 12,500, तो 22,500 माइनस 12,000 विच एवर इज लोअर, तो आपका कितना आ जाएगा 12,500, क्योंकि इतने की आपको मैक्सिमम रिबेट मिलती है। माइनस कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा 22,500 माइनस 12,500, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 10,000 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ कितना बेटा 4% इंटू 4%, आपका आंसर कितना आ जाएगा 400। टोटल आंसर हो जाएगा आपका 10,400। यह जाएगी आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, टोटल टैक्स लायबिलिटी। यहाँ से आपने स्टार्ट किया एग्रीकल्चर इनकम, ये आपका ये है, ये आपका ये आपका ये, ठीक है। तो एग्रीकल्चर इनकम बेटा सारी चीज़ों के केस के ऊपर ऐसे ही एप्लीकेबल होता है। अब तो एग्रीकल्चर इनकम में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आता है आपका किसका, पार्शियल इंटीग्रेशन का, जो आपको अभी पढ़ाया गया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मानो मेरी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, जैसे कि अगर मेरी जो टोटल इनकम है वो है मेरी 20 लाख, लेकिन मेरी जो एग्रीकल्चर इनकम है वो है मेरी 2,000,
तो क्या पार्शियल इंटीग्रेशन लगेगा? नहीं लगेगा। तो मैं नॉर्मली क्या करूँगी, नॉर्मली मैं जैसे निकालती हूँ 20 लाख पे वैसे टैक्स निकालना स्टार्ट कर दूँगी। ठीक है, अब चार्ट में आ जाओ। तो चार्ट में सबसे पहले अपन लोगों ने कंप्लीट किया ये, उसके बाद ये, उसके बाद पार्शियल इंटीग्रेशन कब एप्लीकेबल होता है, मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, मतलब 2.5 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक्चुअल में वर्ड दिया है बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। ठीक है, अब असेसी कौन होना चाहिए, जो आपको पता है यही लोग होना चाहिए। अब नेक्स्ट है आपका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो पार्शियल इंटीग्रेशन कैसे निकालते हो, टोटल इनकम लेनी है, एग्रीकल्चर इनकम लेनी है, ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, एग्रीगेट इनकम। अब एग्रीगेट इनकम पे क्या निकालोगे, टैक्स निकालोगे, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम को माइनस करोगे तो आपका फाइनल टैक्स पेएबल आ जाएगा। ठीक है, ये पार्शियल इंटीग्रेशन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है फॉर्मेट फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम, कि जब आपके पास एग्रीकल्चर इनकम है तो आप टोटल इनकम कैसे निकालोगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या लोगे बेटा, नॉर्मली सेल वैल्यू ऑफ टी कॉफ़ी रबर बिजनेस, जो भी आप उसका वो ले लोगे, फिर जितने खर्चे हुए हैं, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से वो सारे माइनस कर दोगे, तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा इनकम फ्रॉम टी कॉफ़ी रबर बिफोर डिसइंटीग्रेशन, मतलब कि अलग अलग करने से पहले। फिर जो भी आपका रेशो है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया, उस हिसाब से आप लिख लोगे। ठीक है, तो यही तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको करने के लिए आप ये देख सकते हो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या बोलता है, मिस्टर तानसेन इज एंगेज्ड इन कंपोजिट बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड करिंग एंड फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ कॉफी इन कुल। तो फर्दर प्रोसेसिंग भी करता है, ग्रो एंड कर भी करता है। तो रेशो कितना हो जाएगा बेटा, 60:40 का, क्योंकि कॉफ़ी को ज़्यादा प्रोसेस करते हैं तो वो क्या बन जाती है, चाय। द होल ऑफ द कॉफी ग्रोन इन प्लांटेशन इज सिक्योर, रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन परटेनिंग ग्रांटेड हैज गिवन WDV ऑफ द कार एज ऑन 1/4/2023, मतलब ओपनिंग WDV दिया है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन इसके ऊपर निकलेगा। WDV ऑफ मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 2023, तो ये भी ओपनिंग है, इस पर भी डेप्रिसिएशन आपका निकलेगा। दोनों में 15% आएगा। एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ग्रोइंग कॉफ़ी 3,10,000, एक्सपेंसेस फॉर करिंग कॉफ़ी 3 लाख, सेल वैल्यू कितना है आपका 22 लाख। बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर ऑपरेशन, कार इज ऑल्सो यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस, डिस अलाउ फॉर पर्सनल यूज में बी टेकन एज 20%, तो डेप्रिसिएशन 20% डिस अलाउ हो जाएगा। द एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर कार रनिंग एंड मेंटेनिंग एक्सपेंस आर 50,000, कार का 50,000 है। द मशीन वर यूज्ड इन कॉफी ड्यूरिंग करिंग बिजनेस ऑपरेशंस, कंप्यूट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम अबव एक्टिविटीज फॉर असेसमेंट ईयर 24-25, शो द WDV ऑफ एसेट एज ऑन 31 मार्च 2024। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, क्या क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, इनकम अराइजिंग फ्रॉम अबव एक्टिविटी और दूसरा WDV भी पूछा है। हो सकता है कि आपको WDV आती हो, ईजी हो, लेकिन आप देखना भूल जाओ, निकालना भूल जाओ, तो उससे बेटर है कि आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। ठीक है, अब आ जाओ आंसर में। आंसर नंबर, सॉल्यूशन नंबर 4 बुक। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहला क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम कॉफ़ी बिजनेस फॉर असेसमेंट ईयर 24-25। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लोगे बेटा, सेल वैल्यू। सेल वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 22 लाख रुपीज़, माइनस करोगे क्या, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस में सबसे पहला जो एक्सपेंस है वो कितना दिया हुआ है आपका, 3,10,000 और 3 लाख, वो ग्रोइंग कॉफ़ी एंड करिंग कॉफ़ी। तो यहाँ पर आप लिख लेना ग्रोइंग कॉफ़ी, करिंग कॉफ़ी। तो ग्रोइंग कॉफ़ी का कितना खर्च है और करिंग कॉफ़ी का कितना है, 3,10,000 और 3 लाख। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3,10,000
और 3 लाख। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है बेटा सेल वैल्यू, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आप माइनस करोगे क्या, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किसके ऊपर, कार के ऊपर। डेप्रिसिएशन ऑन कार, वैल्यू कितनी है इनकी, वैल्यू है 3 लाख। 3 लाख इंटू 15% इंटू 80%, आंसर आ जाएगा आपका। अब ऑन मशीन, मशीन की वैल्यू कितनी है, 15 लाख। यहाँ पर आप लोगे 15 लाख इंटू 15%, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 लाख इंटू 15% इंटू 80%, आपका आंसर आएगा 36,000। और 15 लाख इंटू 15%, आपका आंसर आएगा 2,25,000। हाँ, और 36,000। ठीक है, अब क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है आपका, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस कितना है, 50,000। तो यहाँ पर आप लोगे रनिंग एंड मेंटेनेंस, $50,000 इंटू 80%, क्योंकि 20% पर्सनल का, आपका कितना आ जाएगा, 40,000। अब आपकी क्या आ जाएगी, इनकम आ जाएगी। तो सबको ब्रैकेट में डाल के माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 22 लाख माइनस 3 10 6 10, 6,10,000 माइनस 36 माइनस 2,25,000 माइनस 40,000, 12,89,000। ठीक है, ये आपकी आ गई टोटल इनकम। अब इसमें आप क्या करोगे, बाइफरकेशन। तो आपका एग्रीकल्चर इनकम कितना है, तो 12,89,000 इंटू 60 40.6, 773,400, 773,400। बिजनेस इनकम है आपकी 5,156,000। तो ये आपकी आ गई है बिजनेस इनकम। ये कितना है बेटा, 60% है। ये कितना है आपका, 40% है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखानी है, WDV, WDV ऑफ कार एंड मशीन। तो ओपनिंग WDV कितनी थी उनकी, 3 लाख और 15 लाख। तीन लाख और 15 लाख, तो यहाँ पे आएगा 3 लाख और 15 लाख माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया है 36,000 और 2,25,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 36,000 और 2,25,000, माइनस कर दोगे यहाँ पे माइनस माइनस इक्वल्स टू। ठीक है, तो 3 लाख माइनस 36,000, आंसर आ जाएगा 2,64,000। और यहाँ पर 15 माइनस 2,25,000 आ जाएगा हम पर 12,75,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्लोजिंग WDV। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, क्लोजिंग WDV। तो ये जो क्वेश्चन है वो किसका है, एग्रीकल्चर इनकम का। एग्रीकल्चर इनकम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चैप्टर 1 जो है बेटा वो लगभग एंड होने में,
लगभग एंडोनिमिक क्यों है? क्योंकि आपके पास अब क्या बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल चीज़ें बची हुई है। अब सिंपल चीज़ों में क्या क्या आ सकता है? सबसे पहला आपका आ सकता है क्या, कंपनी। कंपनी के केस में आपके पास दो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी होती है फॉरेन कंपनी, ठीक है। अब डोमेस्टिक कंपनी के केस में, ठीक है, एक होती है डोमेस्टिक कंपनी, दूसरी होती है आपकी फॉरेन कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी के केस में आपके पास दो टैक्स रेट है, एक है 25% का, एक है 30% का, ठीक है। तो दो टैक्स रेट है 25% का और 30% का। 25% कब लगेगा? जब आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर किसका बेटा, 21-22 का, 21-22 का जो टर्नओवर है वो अगर 400 करोड़ तक है तो आपका टैक्स रेट होगा 25%, और अगर से ज़्यादा है तो कितना होगा, 30%, ठीक है। तो आपके पास दो टैक्स रेट है यहाँ पर। अब इफ़ नथिंग इज गिवन तो आप कौन सा लोगे बेटा, 30%। तो यहाँ पे लिख लेना, इफ नथिंग इज गिवन अज्यूम 30%। अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको यही अज्यूम करना है कि 400 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्या बेटा, आपका फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो फॉरेन कंपनी के केस में आपका एक ही टैक्स रेट है, वो कितना है आपका, 40%, ठीक है। और सरचार्ज जो है वो दोनों के केस में सेम होगा। तो सरचार्ज अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है और 10 करोड़ तक है, वो डोमेस्टिक में 7 है और फॉरेन में 2 है, और 10 करोड़ से ऊपर है, डोमेस्टिक में 12 है और 5% है। तो यहाँ पे 1 करोड़ से 10 करोड़ का स्लैब है और फिर 10 करोड़ से ऊपर का स्लैब है, ठीक है। 1 करोड़ से 10 करोड़, फिर 10 करोड़ से ऊपर का स्लैब है। 7 और 12 डोमेस्टिक के केस में, 2 और 5 फॉरेन के केस में। हाँ, फॉरेन कंपनी के केस में सरचार्ज जो है वो कम है, क्योंकि टैक्स ही 40% चूस ले रहे हो, तो और कितना चूस लोगे फॉरेन कंपनी को, इसीलिए यहाँ पर कम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी बेटा, पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म के केस में टैक्स रेट कितना है, 30%। क्या यहाँ पे आपको कहीं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट दिखाई दे रही है? नहीं दे रही है। कंपनी के केस में दिया, नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब यही है कि पार्टनरशिप फर्म के केस में और कंपनी के केस में कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती है। एग्जैक्टली कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि आपको अगर 10 रुपये की भी इनकम हो रही तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपको 1000 रुपये की भी इनकम हो रही तो आपको उस पर 30% टैक्स भरना ही पड़ेगा। मतलब अगर आपकी 1000 रुपये की इनकम है तो उसमें आपको 300 रुपये का जो टैक्स है वो भरना पड़ेगा, क्योंकि 30% का आपका क्या है, टैक्स है। अब पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या है, सरचार्ज 12% अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की टैक्स रेट की। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के टैक्स रेट में आपको यहाँ पर कोई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं दी गई है, डायरेक्ट स्लैब रेट से टैक्स स्टार्ट होता है। और यहाँ पर 3 रेट है बेटा, 10,000 तक है अगर आपकी इनकम तो 10%, 10,000 से ज़्यादा है 20% तक तो आपका आएगा 20%, और 20,000 से ज़्यादा है तो आपका आएगा 30%। मतलब रेट क्या है, 10, 20 और 30। फर्स्ट 10,000 पे 10%, नेक्स्ट 10,000 पे 20% और बैलेंस में आपका आएगा 30%, ठीक है। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के केस में आपका सरचार्ज क्या होता है, तो 7% और 12% होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी डोमेस्टिक कंपनी में होता है, सेम वैसे ही 7% और 12%, ठीक है। अब एक नोट है किसका बेटा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का, कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस सारे केस में इक्वल लगता है। कितना लगता है, 4% लगता है, ठीक है। चाहे वो कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल पार्टनरशिप, सबके लिए सेम है, 4% मैंडेटरी सब में लगेगा अगर आपका टैक्स आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद चॉइस फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका मतलब क्या है कि जैसे कि इंडिविजुअल के पास चॉइस है, जैसे कि इंडिविजुअल के पास चॉइस है कि वो ओल्ड और न्यू में चूज कर सकता है, तो वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास भी चॉइस है, ठीक है। तो उनके पास 3 की चॉइस है, ये नॉर्मल वाला जो आप ओल्ड में पढ़े हो वो। फिर नए में बेटा 2 चॉइस है, एक है सेक्शन 115 BAD बैड और एक है बे, ठीक है। 115 ये आपका दोस्त को पता है ना, बे वाला बे, ठीक है। या अपनी गर्लफ्रेंड वाला जो बे है वो कर लो, ठीक है। क्या आजकल बे बोलने का फैशन है ना, बेब,
ठीक है। तो बेब का अपन लोगों ने बना दिया है क्या, बेब। तो बैड जो है वो किसके लिए है, रेसिडेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि अगर आप रेसिडेंट हो इंडिया के हो तो जनरली आपको बैड के अंदर आपको फॉलो करने मिल जाएगा, टैक्स रेट आपको मिलेगा 22%, ठीक है। लेकिन आप बे हो, ठीक है, अगर आप बेब वाली कैटेगरी में आते हो, मतलब आप क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उसके लिए टैक्स के रेट कितना है 15%। मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेब वाला आएगा, और अगर आप जनरल हो तो आपके लिए बैड वाला आएगा BAD। टैक्स रेट है इतना, सरचार्ज और गोवा की चीजें सेम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या बेटा, मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ जैसे आपने ऑप्शनल में पढ़ा है, जैसे आपने डिफॉल्ट में पढ़ा है, तो वैसे ही सब जगह एप्लीकेबल होती है। तो जहाँ पर कंपनी के केस में कब एप्लीकेबल होगा, 1 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास फॉल कर रही है इनकम, क्योंकि उनकी सरचार्ज लिमिट वही है। तो मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज लिमिट के पास अगर इनकम फॉल करती है, मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज लिमिट के पास अगर इनकम फॉल करती है तभी एप्लीकेबल होती है, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। अब छोटा सा इसको आप लोग को क्लोजर देके चीज़ें क्लोज करते हैं। क्लोजर जो है बेटा वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपके पास कंपनी है और डोमेस्टिक कंपनी है तो आपके पास टैक्स रेट कुछ नहीं दिया है, तो आप क्या लोगे बेटा 30%। तो मान लो अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो कितनी है 2 करोड़, तो आप क्या करोगे 2 करोड़ इंटू 30%, ठीक है। जो भी आंसर आएगा उसमें आप क्या इंटू करोगे, सरचार्ज। सरचार्ज कितना है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7%, तो यहाँ पर आप इंटू करोगे कितना बेटा 1.07, 7% का, फिर इंटू कर देना 1.04, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, जैसे आप टैक्स निकालते हो फिर उसके ऊपर सरचार्ज ऐड करोगे, बहुत से उसे उसके ऊपर सेस ऐड करोगे, तो सारे का कैलकुलेशन जो है वो ऐसे ही होता है। इसको अपन बोलते हैं क्या बेटा, फ्लैट रेट। सॉरी, फ्लैट रेट यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, फ्लैट रेट आपका एप्लीकेबल होगा यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर वापस से क्या लग जाएगा, स्लैब रेट। तो फ्लैट रेट में आपका 2 करोड़ का 30% कितना हो गया, 60 लाख रुपीज़, ठीक है। 60 लाख इंटू 1.07, 7% इंटू 1.04, तो इंटू 1.07 इंटू 1.04 आपका आंसर आ जाएगा 66,76,800। तो ये आपका टैक्स आ जाएगा किसके केस में, डोमेस्टिक कंपनी के केस में। तो ऐसे ही सारे कैलकुलेशंस आपके हो गए, ठीक है। अब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे, और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट आता है, तो आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा बना हुआ है और जो व्हाट्सएप की जो ग्रुप है आप वहाँ पर कमेंट कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली टेलीग्राम में कमेंट कीजिए तो आपको ज़रूर उस चीज़ का रिप्लाई मिलेगा। और अगर आप जनवरी के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो और आपका कंसेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आई होप कि ये वीडियो आपको पूरी तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। और ये जो हम लोगों ने सॉल्व करवाया है प्लस एनालिसिस, मतलब कि ये जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाला जो पार्ट है और प्लस जो एनालिसिस वाला जो पार्ट है, ये आपको बेटा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, ठीक है। हेलो गाइस, तो अभी अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं सम एनालिसिस रिलेटेड टू बेसिक इंटर, मतलब कि बेसिक जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका क्या बोलता है, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, कि जब आप इनकम टैक्स में 5 हेड्स में इनकम कैलकुलेट करते हैं, जब आप 5 हेड में इनकम कैलकुलेट करते हैं तो कौन से हिसाब से आपकी इनकम जो है वो चार्जेबल होती है इन हेड्स पे, ठीक है। तो सैलरी में आप बेस लेते हो ड्यू और रिसीव बेसिस विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी में आप लेते हो बेटा अक्रूवल बेसिस में टैक्स करते हो। कैपिटल गेन में ईयर इन विच कैपिटल एसेट ट्रांसफर, जिस साल में आपकी कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो रही है उस साल में क्या बोलते हैं ट्रांसफर मान लेते हो। एंड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब पीजीबीपी और आईएफओएस में आप मेथड फॉलो करते हो जो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फॉलो करते हो, मतलब जो आप अपने बुक्स में फॉलो करते हो वही मेथड आप पीजीबीपी और आईएफओएस में फॉलो करते हो। मतलब उधर कैश बेसिस है तो यहाँ भी कैश बेसिस, उधर अक्रूवल या मर्केंटाइल बेसिस है तो यहाँ पर भी मर्केंटाइल बेसिस, ठीक है। उसके बाद बहुत जगह पे आपको दिखा रहेगा कि अगर ये कॉन्सिक्वेंस हो गया तो आपकी इनकम जो है वो
मैक्सिमम मार्जिनल रेट से टैक्सेबल होगी, ठीक है। ये बोलता है कि बहुत जगह पे मैक्सिमम मार्जिनल रेट दिया होता है, तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है, तो फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 इंडिविजुअल एओपी बीओआई के लिए बेटा 30% ऑफ टैक्स रेट, 37% ऑफ सरचार्ज एंड 4% ऑफ सेस। मतलब जितना आपका टोटल में टैक्स रेट है उसका हाईएस्ट वाला जो रेट है उसको आपको लेना है और उसके बाद सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो वो आपका आ जाएगा MMR, दैट इज मैक्सिमम मार्जिनल रेट। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टैक्स रेट एज पर सेक्शन 115 BBE, कि अगर आप 115 BBE में फॉल करते हो और वहां पे आपको टैक्स लगेगा तो कैसे लगेगा, तो ये आपकी कौन सी इनकम है, रेट वाली इनकम है, तो उसमें आपका टैक्स रेट ही 60% है, सरचार्ज रेट आपका 25% है और 4% आपका सेस है, ठीक है। तो ये किसके लिए है, 115 BBE के लिए। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को एक वर्ड और बोलते हैं मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स, जितने मैक्सिमम पे आपको टैक्स नहीं लगता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला फॉर मार्जिनल रिलीफ, कि मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला क्या है, ऐसे तो अपन पढ़ चुके हैं बट स्टिल, टैक्स प्लस सरचार्ज और टोटल इनकम माइनस टैक्स प्लस सरचार्ज और टोटल इनकम नियर सरचार्ज लिमिट, जो नियर सरचार्ज लिमिट आपकी टोटल इनकम है उसकी बात कर रहे हैं, प्लस आपकी क्या है बेटा एक्स्ट्रा इनकम। तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, ठीक है, और माइनस करोगे किससे, ये वाले पॉइंट से, तो आपका मार्जिनल रिलीफ आ जाएगा, ठीक है। अब आपके चैप्टर 1 में और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट्स नहीं है, तो चैप्टर 1 जो बेटा आपका वो यहीं पर ओवर होता है। बाय, थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।